हद होती है गर्मी की। अभी तो जून जुलाई भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जरा गर्मी तो देखो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं आप सबके लिए नींबू पानी बना देती हूँ, मटके के अंदर ठंडा पानी है थोड़ा। अरे बहू रहने दे, इस गर्मी में नींबू पानी पीकर भी कोई राहत नहीं मिलती, ना जाने कब खत्म होगी ये गर्मी। हम गांव वालों का ये हाल है तो शहर वालों का क्या हाल होगा, वहाँ तो और गर्मी पड़ती होगी। गर्मी शहर और गांव दोनों में ही बराबर है, लेकिन जहां गांव वालों की हालत इतनी बुरी है तो शहर वाले बड़े मौज मस्ती में रह रहे हैं। पता है, जहां हम काम करते हैं उसकी थोड़ी दूर पर एक वाटर पार्क बना है जहां ढेर सारा पानी है, झूलने के लिए ढेर सारे झूले हैं और लोग झूले पर झूलते हुए सीधा पानी में गिरते हैं और काफी मस्ती करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पूछो मत। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं भी चला जाऊं। तारा, तुम्हें याद है हमारी क्लास वाली अंजलि, वो भी तो पिछले हफ्ते वाटर पार्क गई थी और हमें भी बता रही थी, माँ हमें भी वाटर पार्क जाना है, हमें भी ले चलो ना। मेरा वाटर पार्क जाने का काफी मन कर रहा है, हमें ले चलो ना वाटर पार्क। पता है वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, हमारी सहेली ने हमें बताया। तुम लोगों की बात सुनकर तो मेरा भी वाटर पार्क जाने का मन कर रहा है। वैसे वहाँ जाने के कितने पैसे लगते हैं? टिकट तो लगती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टिकट होगी कितने की, 100 या 200 रुपए की। अब इस गर्मी से बचने के लिए इतना तो खर्चा हम लोग कर ही सकते हैं ना। आप लोग परेशान मत हो, हम लोगों ने भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे, अगले हफ्ते हम सब वाटर पार्क जरूर जाएंगे। पांचों भाई अपनी अपनी तनख्वाह के आते ही और वहीं बहुओं ने जो भी पैसे जोड़ रखे थे वो बाहर निकाल लेते हैं और अगले हफ्ते रविवार के दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव से शहर पहुंचता है। थोड़ी देर में वो लोग वाटर पार्क भी पहुंच जाते हैं। गेट के बाहर से अंदर के वाटर पार्क का नजारा देख पूरा परिवार काफी खुश होता है। आकाश, वो कितना बड़ा झूला है और कैसे सब झूलते हुए उस पर पानी में गिर रहे हैं। अरे वो देखो सब कैसे उसके ऊपर फिसल रहे, मैं तो इस वाले झूले पर जाऊंगा। सब लोग तो काफी खुश दिख रहे हैं, इन्हें देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है। बेटा जल्दी से टिकट लेकर आओ ना। विनोद, विनय और कनिका टिकट काउंटर पर जाते हैं और जैसे ही उन्हें टिकट के दाम पता चलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक टिकट 1000 रुपए की है? इस पानी में जाने के लिए आप 1000 रुपए ले रहे हैं? मैडम जी थोड़ा तरस खाइए, हम गरीबों पर, और जाने दीजिए, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ये वाटर पार्क है, गांव का कोई नदी तालाब नहीं, समझे तुम लोग। गर्मी में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, यही तो सीजन है हम लोगों का पैसा कमाने का। और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें या फ्री में एंट्री दे दूं? जब हैसियत ना हो ना तो ऐसी जगह पर आने के सपने नहीं देखने चाहिए। खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से, पीछे और भी लोग खड़े हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। बेइज्जती होकर वो तीनों बाहर आते हैं और सारी बात सभी को बताते हैं। हम इतनी दूर से यहाँ शहर में आए कि हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे, पानी में खेलेंगे, शरीर को थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर तो सब कुछ खराब हो गया। भला इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? माँ, हम इतने पैसे लगाकर जो गांव से शहर आए वो भी बर्बाद हो गए, और अब शहर से वापस गांव जाने के लिए पैसे लगाने होंगे। सारे अरमान बिखर गए हमारे तो। जिस खुशी से पूरा परिवार शहर गया था, उतनी ही दुखी से शहर से गांव लौट आता है और फिर से पहले की तरह गर्मी में अपने दिन काटने लगते हैं। और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। कनिका जब से शहर से बेइज्जती करवाकर वापस अपने गांव आई थी, तब से वो काफी चुप चुप रहने लगी थी, जिसे देख। कनिका, क्या हुआ तुम्हें? जब से हम शहर से वापस आए हैं काफी उदास दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए उन वाटर पार्क वालों ने हमारी कितनी बेइज्जती की। उन्हें क्या लगता है हम गरीब गांव के लोग क्या कभी वाटर पार्क नहीं जा सकते? मैं उनकी इस गलतफहमी को जरूर दूर करूंगी। वाटर पार्क में था ही क्या, सिर्फ ढेर सारा पानी और झूले। ये तो सब हम जुगाड़ कर भी बना सकते हैं। तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? उस वाटर पार्क को बनने में सालों लग गए होंगे और तुम यहाँ वाटर पार्क बनाने की बात कर रही हो। इस गांव में तो पक्की सड़क भी नहीं है, तो वाटर पार्क क्या खाक बनेगा? हम बनाएंगे वाटर पार्क, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है ये सब कैसे कैसे करना। अगर तुम सब मेरा साथ दोगी तो जरूर हमें गर्मी से राहत मिलेगी, और साथ ही साथ हम लोग वाटर पार्क के मजे भी यहाँ अपने गांव में ले सकते हैं। कनिका काफी सीरियस होकर ये बात उन सभी बहुओं से कह रही थी। साथ ही उन लोगों को भी अब गर्मी से राहत चाहिए थी, इसलिए वो कनिका की बात मान जाते हैं और अब वो अपने पतियों की मदद लेकर सबसे पहले आंगन में एक काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं। इतना बड़ा गड्ढा काफी है या और खोदना है?
इतना बड़ा काफी तो है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें और करना चाहिए, हम लोग हैं भी तो ज्यादा। 2 से 3 दिन तक वो पूरा परिवार आंगन में काफी बड़ा गड्ढा खोदता है। तो वहीं अब उनके पति इस बड़े से गड्ढे में तिरपाल बिछा देते हैं। अगर गांव के कुएं से पानी लिया तो लोग कहेंगे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा तालाब है, हमें वहाँ से पानी लाना होगा, लेकिन इस गड्ढे को भरने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाएगा। लगेगा, लेकिन कम से कम गर्मी से राहत तो मिलेगी। चलो सब काम पर लगते हैं। बहुएं, पति, बच्चे भी अपने हाथों में बाल्टी मटके उठा लेते हैं और दूर नदी से जाकर पानी भरकर लाकर उस गड्ढे में डालते हैं। तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर आखिरकार वो पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। हमारा वाटर पार्क तैयार हो ही गया। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज रह रही है, हमें तो झूले भी बनाने। बिना झूले के ये वाटर पार्क नहीं बल्कि तालाब ही हुआ। मैंने वहाँ देखा था कि हमारी उम्र के बच्चे पानी के अंदर कैसे गुब्बारे जैसी चीज पर बैठकर पानी में मस्ती कर रहे थे, जिससे वो पानी में डूब भी नहीं रहे थे। उसे ट्यूब कहते हैं। वो तो वैसे काफी महंगी आती है, लेकिन हम उसे जुगाड़ से बना सकते हैं। आप लोग किसी कबाड़ी की दुकान से पुराने टायर ले आइए। लेकिन हम लोग झूला बनाएंगे कैसे? वो सारे झूले तो प्लास्टिक और लोहे के बने हुए थे ना तुम्हारे पास इतना प्लास्टिक है और ना ही लोहा। प्लास्टिक और लोहा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ढेर सारी बांस की लकड़ियां तो हैं। हमारे गांव में इतना बड़ा बांस की लकड़ी का जंगल है, हम वहां से लकड़ियां ला सकते हैं और आराम से झूला बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीमेंट और मिट्टी का भी झूला बनाएंगे। जहाँ पति कबाड़ी की दुकान से ढेर सारे टायर लेकर आता है, जिन्हें पल्लवी अच्छे से रंग करके पानी में छोड़ देती है, तो वहीं अब उनके पति जंगल से ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर लेकर आते हैं और अब वो सब मिलकर सबसे पहले बांस का झूला तैयार करते हैं। माँ, हमारे लिए छोटे छोटे झूले बनाना। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े झूले थे, उन्हें देखकर तो मैं डर ही गई थी। हाँ बेटा, आप बच्चों के लिए हम छोटे छोटे झूले बनाएंगे और हम बड़ों के लिए बड़े वाले झूले। बांस की लकड़ी के झूले बनाने के बाद अब वो सब मिट्टी और सीमेंट के झूले बनाते हैं। सीमेंट के बने गोल झूले पर बहू अच्छे से घास लगा देती है, जिसे देख सुबह तुमने तो इस सीमेंट के झूले को पूरे घास के झूले में ही बदल दिया, क्योंकि सूखने के बाद ज्यादा चिकना नहीं होता और हम लोग ठीक से इस पर फिसल भी नहीं पाते। इस घास की वजह से इस पर काफी अच्छी फिसलन होगी। धीरे धीरे करके सारे झूले अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो भैया आशा वाटर पार्क में जाने के लिए सबके लिए घर में रखे पुराने कपड़ों से शर्ट और पायजामा बनाती है और आखिरकार 2 से 3 हफ्ते के अंदर इन 5 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ के तरीके से तैयार किया हुआ वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग जैसे ही उस वाटर पार्क के अंदर जाते हैं तो ठंडा ठंडा पानी में उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती है। तुम्हारे इस वाटर पार्क में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इतना मजा तो वो शहर के वाटर पार्क में भी नहीं आता हमें। नींबू पानी पियो। पहले तो गर्मी में नींबू पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ठंडे पानी में खड़े होकर पानी पीने का मजा ही कुछ और है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं इसके अंदर डूब तो नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ 6 फुट गहरा है, आप डूबेंगी नहीं, आराम से एंजॉय करिए। बहुत मजा आ रहा है इस झूले पर फिसलते हुए। अरे आराम से, गिर मत जाना। मुझे काफी मजा आ रहा है। ये लो, हम बस पानी में गए। वाटर पार्क में काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था, तो वहीं अब आस पड़ोस के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। अरे ये तो वाटर पार्क है ना, जिसमें शहरी लोग गर्मियों में जाते हैं। आप लोगों ने तो घर में ही वाटर पार्क बना लिया। वाह, हम लोग भी इस वाटर पार्क में थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं क्या? कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। आप लोगों को इस तरह झूलते हुए देख मेरा भी काफी मन कर रहा है झूलने का। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों के लिए भी है ये जुगाड़ू वाटर पार्क। सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। पड़ोस के भी काफी सारे लोग उन 5 बहू के जुगाड़ू वाटर पार्क में आते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। मुझे तो इस वाटर पार्क में काफी मजा आ रहा है। सोच रहा हूँ अपने बच्चों को ले आऊं। सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में भी वाटर पार्क होगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। सभी आस पड़ोस के लोगों को उस वाटर पार्क में इस तरह मस्ती करता और खुश होता देख 5 बहू भी काफी खुश होती हैं और अब वो अपने वाटर पार्क में आने के लिए एक सस्ता टिकट भी जारी करती हैं, जिसे हर कोई गांव का इंसान अफोर्ड कर सकता था। इससे अब गांव वालों को भी गांव में रहकर वाटर पार्क के मजे मिल जाते हैं और बहुएं काफी पैसे भी कमा लेती। अच्छा हुआ आप सब लोग घर पर ही हैं। ये लीजिए, जल्दी से मुंह मीठा करिए, मेरी बहू पेट से है। सबसे पहले आप ही के घर आई हूँ लड्डू लेकर, अभी तो पूरे गांव में बांटने हैं। इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है।
इस मनीषा की बहू को आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इसकी बहू ने खुशखबरी दे दी। और एक हमारे घर की बहुएं हैं, शादी को 15 साल हो गए लेकिन अभी तक किसी ने भी खुशखबरी नहीं सुनाई है। मैं तो पहले ही कह रही थी उस मनहूस जमीन को मत खरीदो, लेकिन तुम लोगों को ही लालच था। उस जमीन पर 3 लोग मर चुके थे, उनकी ही मनहूसियत के चक्कर के चलते आज तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मुझे तो लगता है कि यही हमारी आखिरी पीढ़ी है। क्या दादी, आप भी कितने पुराने जमाने की बात करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने दोनों भाभियों का चेकअप तो करवाया था ना। डॉक्टर ने क्या कहा था कि इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम है। तू चुप कर मोहित, बड़ों की बातों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पूजा पाठ करवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक पोता पोती की शक्ल नहीं देख पाई। लगता है तुम लोगों के पोता पोती खिलाकर एक दिन में भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अपनी दादी सास और सास की बात सुनकर घर की दोनों बड़ी बहू अनामिका और माला चिढ़कर रसोई में आ जाती हैं। अरे इन लोगों को क्या हमें ताना देने के अलावा कुछ और काम नहीं है क्या? भाभी शांत हो जाइए, क्यों गुस्सा कर रही हैं? वैसे अगर साक्षी गर्भवती हो गई तो जब इतने सालों से हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तो वो 1 साल पहले की आई हमारी देवरानी क्या होगी? अच्छा हुआ बेचारी शहर में रहती है, वरना अगर हमारे साथ गांव में रहती तो हमारे साथ साथ पिसती रहती इन लोगों की बातों से। साक्षी, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? हाँ सुनील, ये सच है। तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, इन 15 सालों में ये पहली बार है कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है। मैं अभी जल्दी से गांव में कॉल करके सबको खुशखबरी देता हूँ। सुनील जल्दी से गांव में रह रहे अपने परिवार को कॉल करता है। जैसे ये खबर सबको पता चलती है तो मानो जैसे सालों से घर की खोई हुई सारी खुशियां लौट आती हैं। आखिरकार भगवान ने इतने सालों से बुझे हुए हमारे घर के चिराग को जला ही दिया। जल्दी से बहू बेटों को कॉल करके उन्हें शहर से गांव बुला लो। अब हम सबको बहू का काफी ध्यान रखना है। अगले हफ्ते ही सुनील साक्षी को लेकर शहर से सीधा गांव आ जाता है। पूरा परिवार ढोल के साथ सुनील और साक्षी का स्वागत करता है। किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। शालू जल्दी से रसोई में जाओ और प्लेट में जो लाल सूखी मिर्च रखी है उसे लेकर आओ। साक्षी की नंद शालू रसोई में जाती है और ढेर सारी सूखी मिर्च से भरी प्लेट लेकर अपनी माँ को देती है। लाजवंती उन मिर्ची से सबसे पहले अपनी बहू की नजर उतारती है और अब मनोरमा एक छोटी सी मटकी में आग जलाकर उससे अपनी बहू की नजर उतारने लगती है। दादी जी आप क्या कर रही हैं? माँ जी ने अभी तो नजर उतारी मेरी। अरे बहू तू चुप कर, तुझे नहीं पता, अभी तो हम सब बारी बारी करके तेरी नजर उतारेंगे। साक्षी की दादी सास के बाद अब साक्षी की दोनों जिठानियां जूते और चप्पल से उसकी नजर उतारती हैं और अब साक्षी को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। साक्षी सभी के साथ हॉल में बैठी थी कि तभी साक्षी को दोनों जेठानियां और सास प्लेट भरकर साक्षी के लिए खाने पीने की चीज लेकर आती हैं। ये लीजिए भाभी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए काजू बादाम वाली मिठाई बनाई है, जल्दी से खा लीजिए, इससे आपका होने वाला बच्चा काफी तंदुरुस्त पैदा होगा। बहू मिठाई छोड़, तू ये देसी घी वाली रोटी और देसी घी में बनी हुई सब्जी खा। पता है मैंने ऊपर से भी इसमें भर भर के देसी घी डाला है। साथ में ये घी वाला दूध पियो। पता है हमारे आंगन से गाय का ताजा दूध लेकर आई हूँ, लेकिन ये सब तो काफी ज्यादा है, मैं इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी? यही सब हम तुझे नहीं बल्कि तेरे होने वाले बच्चे को खिला रहे हैं। चलो जल्दी से मुंह खोलो, आज तो मैं तुझे अपने हाथों से ही सब खिलाऊंगी। कभी साक्षी की दादी सास, कभी उसकी नंद, तो कभी उसकी सास जेठानी अपने हाथों से साक्षी को कुछ न कुछ खिलाने लगती हैं। साक्षी हमेशा से ही छोटे परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसे इतने बड़े परिवार में रहने के लिए आदत नहीं थी। हर कोई साक्षी के आसपास ही घूम रहा था, जो साक्षी को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। रात का समय था, साक्षी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। सुनील जैसे ही दरवाजा खोलता है तो साक्षी की सास खड़ी होती है। अरे माँ, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। मैं तो तुझे ये चाकू और माचिस की डिब्बी देने के लिए आई थी। बहू पेट से इस वक्त चुड़ैल डायन प्रेग्नेंट औरतों की खुशबू से उनके आसपास मंडराती है। ये रखने से कोई भी डायन चुड़ैल बहू के पास नहीं आएगी। इसे अपने तकिए के नीचे रख देना। लाजवंती के जाते ही वहां पर मनोरमा आती है और वो अनुराग को भगवान की तस्वीर देखकर जाती है। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आया ही जा रहा था, जिससे साक्षी ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन साक्षी जब नहा धोकर आंगन में बाल सुखा रही होती है कि तभी साक्षी सास आती है। अरे साक्षी बहू, तू आंगन में क्या कर रही है? वो भी खुले बालों के साथ, और तूने नहा भी लिया? गर्म पानी से नहाई या ठंडे पानी से? और ये तेरे पास से खुशबू कैसी आ रही है? तूने इत्र लगाया है क्या? इतनी गर्मी में तो मैं ठंडे पानी से ही नहाऊंगी ना। मैं तो बस हालचाल पूछने के लिए बाहर आई थी, और हाँ मैंने परफ्यूम लगाया, अच्छी स्मेल है ना? आपको भी चाहिए? तुझ में दिमाग नहीं है क्या? ऐसी हालत में तू पहले तो ठंडे पानी से नहा ली और खुले बाल करके इत्र लगाकर तू आंगन में घूम रही है। तेरे पास चुड़ैल नहीं आएगी क्या?
मैं गर्म पानी कर रही हूँ, अब तू सिर्फ गर्म पानी से नहाएगी और खबरदार अगर अब तूने इत्र लगाया तो। बेचारी साक्षी को न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों के चलते गर्म पानी से नहाना पड़ता है। हर दिन साक्षी को न जाने क्या क्या खाना पड़ता था। यहाँ तक कि साक्षी अगर अपने फोन में कोई गाना भी सुन रही होती थी तो भी उसे सब रोकने लगते थे। भाभी आप कैसे कैसे सुनती हैं? अगर सुनना है तो हनुमान चालीसा सुनिए, रामायण देखिए, ये सब सही नहीं है। 15 साल के बाद हमारे घर में कोई बच्चा आ रहा है, कम से कम आप तो उसका ध्यान रखिए। बाहर जाने से लेकर कुछ खाने पीने तक साक्षी पर काफी पाबंदी लगनी शुरू हो गई थी। साक्षी हर रोज घर का खाना खा खाकर बोर हो गई थी, इसलिए आज वो बाहर से अपने लिए चाउमीन बर्गर मंगवाती है। लेकिन जैसे ही साक्षी की सास को पता चलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है। साक्षी बहू, हद होती है लापरवाही की। तू जानती है 15 सालों में पहली बार कोई बच्चा हमारे घर में जन्म ले रहा है और तू है कि ये बाहर चीज खा रही है। आज तो मैंने तुझे सब खाते हुए देख लिया, आइंदा ना देख लूं। साक्षी काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। तो वहीं साक्षी का सभी को इतना ध्यान रखता देख अनामिका काफी जलने लगी थी। जितना दुख मुझे अपनी माँ बनने का नहीं है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे इसके माँ बनने का है। इतने सालों से लोगों से ताने सुनकर भी मैं जैसे तैसे करके जिंदगी जी रही थी, लेकिन जब से ये गर्भवती हुई है तब से मैं इसकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। हमेशा इसके आगे पीछे घूमते रहो। काश इसका बच्चा पैदा होते ही मर जाए, वरना अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो सारी जायदाद इसके बच्चे को चली जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अनामिका अपनी जलन के चलते साक्षी के लिए गर्म पपीता काट कर लेकर आती है, लेकिन इससे पहले साक्षी उसे खाती प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। सॉरी भाभी, वो गलती से प्लेट गिर गई, मैं बाद में खा लूंगी, फिलहाल तो मैं ये जूस पी लेती हूँ। अपना ये प्लान नाकामयाब होता देख अब अनामिका काले जादू पर उतर आती है और वो एक नींबू में कुछ लौंग आदि डालकर साक्षी के तकिए के नीचे रख देती है। साक्षी जैसे ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग भागे भागे साक्षी के कमरे में आते हैं। उस मनहूसियत ने आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये जरूर किसी काली शक्ति का कमाल है। आप परेशान मत होइए, हम घर में हवन करवाएंगे, सब ठीक होगा। अनामिका अब साक्षी और उसके होने वाले बच्चे से इस कदर जलने लगी थी कि वो अब एक छोटी सी गुड़िया बनाती है और उसमें कुछ मंत्र फूंक कर उस पर सुई चुभाने लगती है। लेकिन आज अनामिका का पति अजय अनामिका को ये सब करते हुए देख लेता है और वो सब समझ जाता है। अजय सभी को इकट्ठा करके हॉल में बुलाता है और अनामिका की सच्चाई सभी को बता देता है। हम तो बेकार में ही बाहर वालों को दोष दे रहे थे, लेकिन असली सांप तो हमारे घर पर है। बोल अनामिका, ये सब क्यों किया तूने? अपनी देवरानी की खुशी तुझसे देखी नहीं गई? जानते हैं ना कि पूरे 15 साल के बाद हमारे घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है, उसके बावजूद भी तूने इतनी नीच हरकत की। अगर नहीं करती तो और क्या करती? 15 सालों से आप लोगों ने मुझे कितने ताने दिए थे, मैं फिर भी चुपचाप सुनती रही। मैंने तो लाख कोशिश की, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे आप लोगों ने तो कहीं बाहर भी मुझे बांझी कह दिया और आज जब साक्षी गर्भवती हुई है तो सब उसकी इतनी तारीफ करने लगे। लेकिन भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कभी भी इतने बड़े परिवार में नहीं रही। आप लोगों के हद से ज्यादा मुझे प्यार करना, ये सब कुछ मुझे काफी परेशान कर रहा था। इसलिए मैं समझती थी कि 15 साल के बाद आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है, इसलिए मैं सब कुछ सहती रही। पर आज जो आपने किया, मैं तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। भाभी, मैं तो काफी खुश थी कि मेरे बच्चे को इतना सारे लोगों का प्यार मिलेगा। मेरा बच्चा आपका ही बच्चा होता। भाभी, मैंने भी आपकी तरह इन लोगों से इतने ताने सुने, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। भाभी, ये आपने बहुत गलत किया। सबकी बातें सुनकर आखिर में अनामिका को भी अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर देना साक्षी। मैं ये क्या करने चली थी? अपने ही हाथों अपने ही बच्चे को मारती। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग अनामिका पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन साक्षी के समझाने पर सभी अनामिका को माफ कर देते हैं और अनामिका साक्षी का बिल्कुल अपने छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है। कुछ ही महीनों में साक्षी को एक प्यारा सा बेटा होता है और आखिरकार जो परिवार 15 साल से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहा था, उन्हें अपना चिराग मिल जाता है और अब सभी साक्षी के बच्चे को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं।